जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो, ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है। वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाज़ा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए, जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ, मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपनी माँ की कदर न की। देखो रानी, हम जीत गए। अब कोई भी हमसे भोजन मांगकर हमें तंग नहीं करेगा और कोई
बीमार होकर हमसे दवा नहीं मांगेगा। देखो रानी, मेरी माँ खामोश हो गई। अब रानी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। सारा जंगल इस दिन उदास था। पक्षी जमा हो गए थे। वो सब बबलू और रानी को बुरा भला कहने लगे थे। बबलू चिड़ा अपनी माँ को नदी में बहा देता है, लेकिन इसके पीछे ना इसकी पत्नी थी और ना इसका सुकून। वो जान गया था कि अब चाहे वो सोने के महल भी बना ले, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। हाय मेरा भाग्य, वो भी इस रोटी की तरह सख्त हो गया है। बिजली ने सुबह से काम पर लगाया हुआ है। कभी कहती है घोंसले की सफाई करो और कभी उसके लिए नदी से ठंडा पानी लाओ और कभी मीठे मीठे फल। लगता है मैं उसका पति नहीं बल्कि नौकर हूँ। बादल कप्पा अपने आप से बैठा ऐसे बातें कर रहा था। तभी हवा में एक खुशबू महकती है। एक कवि गले में मोतियों की माला पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए उड़ती हुई वहां आती है। हाय हाय, ये कैसा जंगल है। ना ही कोई ढंग का पेड़ है और ना ही कोई सुंदर पक्षी। अरे ओ भाई साहब, जरा इधर तो देखना। जी जी, सुंदर कवि जी, आपने मुझे बुलाया। आप कौन है? कहीं आप आसमान से कोई परी तो नहीं उतर आई? पिंकी कवि अपना चश्मा उतारते हुए कहती है। कवि, तुम भी बहुत फनी हो। मैं परी नहीं, मेरा नाम पिंकी है। शहर वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ मेरा अपना बंगला है। मैं तो यहाँ जंगल में घूमने आई थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि इस जंगल में सूखे पेड़ों और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। पिंकी जी, आपके आने से इस मिट्टी में भी गुलाब खिल जाएंगे। मैं इस जंगल का सबसे हैंडसम कौवा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बादल को याद करना। बादल कौवा पिंकी के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे दूर से बिजली कवि की आवाज आती है। अरे ओ बादल के बच्चे, कहाँ मर गया है? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह से भेजा है मीठे फल लाने के लिए, अभी तक घर नहीं लौटा। ऐसे बड़बड़ाती हुई बिजली कवि बादल कवि को ढूंढ रही थी। लगता है वो डायनी है, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब बताओ चिड़िया, मुझे नौकरी नहीं देती थी ना? अब ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगी और फिर मैं बनूंगी इस जंगल की रानी। तुम्हें ये जहरीले पत्ते मैंने ही दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ तोते को फांसी देने। तोते की दीदी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से वहाँ से जाती है और उस जंगल के कबूतर वैद को लेकर आती है। कबूतर के पास उन जहरीले फूलों की दवा थी। वो जल्दी से चंद कतरे दवा के चिड़िया के मुंह में डालता है। थोड़ी देर बाद उन जहरीले फूलों का असर खत्म हो जाता है और कोमल चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुझे जहर उस काली कवि ने दिया था। जल्दी चलो फांसी घाट पर। ऐसा कहते हुए वो सब जल्दी से वहाँ से जाते हैं। सिपाही तोते को फांसी देने ही वाले थे। सिपाहियों, जल्दी से फांसी दो इस तोते को। आज से मैं तुम्हारी रानी हूँ। अच्छा काली कवि, कौन है रानी? पकड़ लो सिपाहियों इस कवि को, इन्हें मुझे जहर दिया था। शुक्र है रानी, आप बच गई। ये काली कवि आपके महल पर कब्जा करना चाहती थी। हाँ तोते, मुझे सब पता चल गया है। सिपाहियों, जल्दी से इस कवि को फांसी दे दो।